जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारतीय दंड संहिता का एक रिफ्रेशर वीडियो लाए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और उसी धाराओं को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्विक रिवीजन के उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आप ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है उनका रिवीजन आप बहुत जल्दी कर सके और वही प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। और काफ़ी मैंने डिज़ाइन करके बनाया है। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप के अंतर्गत मैं सबको ऐड करके उस सारे पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूँगा ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें आप लोग अच्छे मार्क्स लाएँ और फाइनली एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करें आप लोग। तो चलते हैं आज के पहले रिफ्रेशर वीडियो पर। तो यही पीडीएफ मैंने बनाया है रिफ्रेशर के रूप में ताकि आप लोग बहुत जल्दी बहुत कम समय में बहुत जल्दी रिवीजन कर सके और एग्ज़ाम आप लोग अच्छे तरीक़ा से दे सके। तो चलते हैं धारा 1 पर। तो आईपीसी की धारा 1 में बताया गया है संहिता का नाम और विस्तार क्षेत्र, मतलब इसका नाम संपूर्ण नाम क्या है, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। और ये 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, परंतु संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 संपूर्ण भारत में लागू है। मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। आईपीसी की धारा 2 में बताया गया कि भारत के भीतर अगर कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है तो उसे सज़ा किसके अनुसार मिलेगी, तो आईपीसी के अनुसार सज़ा मिलेगी। धारा 4 में बताया गया है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, मतलब राज्य के क्षेत्र में जो भी अपराध होंगे उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। 10 में बताया गया है परिभाषा, स्त्री पुरुष की परिभाषा बताया गया है। कोई भी आयु की महिला जिनकी आयु 18 वर्ष है, 18 वर्ष क्या मतलब कोई भी अगर नारी है तो वो स्त्री में आएगी और कोई भी अगर नर है तो वो पुरुष में आएगा। यही बात कहा गया धारा 10 में। धारा 11 में कहा गया कि व्यक्ति की परिभाषा, तो व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या आएगा। अगर हम लोग किसी भी चीज़ अगर व्यक्ति लिखते हैं तो उसका मतलब होता है ये तो पुरुष होगा या महिला होगा या कोई निकाय होगा या कोई कंपनी होगी कोई कारखाना होगा। तो धारा कितना में बताया गया है, 11 में। धारा 14 में बताया गया है सरकार का सेवक। याद रखिएगा मैंने सिर्फ वही धारा बताया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धारा 14 में क्या है, तो सरकार का सेवक। धारा 19 में क्या है, तो न्यायाधीश की परिभाषा कि जो कानून के दायरे में रहकर न्याय करेंगे उसी को हम लोग न्यायाधीश बोलेंगे। धारा 20 क्या है, तो न्यायालय की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे धारा 21। सब इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट कौन इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट धारा ही मैंने लिखा है। धारा 21 में बताया है कि लोक सेवक के बारे में बताया गया। लोक सेवक कौन होंगे, तब के न्यायाधीश होंगे, होमगार्ड होंगे, निर्वाचन संबंधी जो अधिकारी होंगे, सांसद एमपी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, लेकिन विधायक नहीं होंगे। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ कट कर दिया है। धारा 22 में बताया गया है चल संपत्ति के बारे में, अर्थात मूवेबल संपत्ति के बारे में जो एक जगह दूसरे जगह जा सकती है, अर्थात जंगम संपत्ति के बारे में। धारा 23 के बारे में बताया, मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है, मैं सिर्फ यहाँ क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। धारा 23 में बताया गया सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, मतलब अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाकर खुद अगर लाभ करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सदोष लाभ सदोष हानि। पूछा जाएगा सदोष लाभ सदोष हानि की परिभाषा कहाँ है, तो धारा 23 में। धारा 24 में किसकी बात कही गई है, तो धारा 24 में बताई गई बेईमानी। बेईमानी क्या होगी, इसमें भी अगर सदोष लाभ और सदोष हानि अगर संलिप्त हो जाता है तो इसी को हम लोग बेईमानी बोलते हैं। धारा 25 में किसके बारे में बताया गया है, तो कपटपूर्वक, अर्थात कपट की परिभाषा को यहाँ पर बताया गया, मतलब धोखे के साथ अगर आप किसी को क्षति पहुँचाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपटपूर्वक। धारा 27 के बारे में बताया गया कि पत्नी लिपिक या सेवक के संपत्ति कब्जे में अगर संपत्ति है तो वो मालिक की ही संपत्ति मानी जाएगी। अगर आपके घर से शराब बरामद होता है नौकर के रूम से तो वो आपके ही शराब कही जाएगी। धारा 28 में बताया गया है कूटकरण, अर्थात नकली हूबहू, मतलब नकली बनाना। अगर आप 1000 रुपये या 500 रुपये के नोट अगर हूबहू बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूटकरण। धारा 29 में बताया गया है दस्तावेज के बारे में। तो दस्तावेज क्या हो सकता है, आपका बैंक का चेक है दस्तावेज है। पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब पूरे जो कंपनी का जो पावर होता है वो किसी और को अगर सौंप देते हैं तो उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। और सभी सरकारी जो कागज होते हैं ये भी क्या होते हैं, तो दस्तावेज होते हैं। 29 के कॉम बताया गया इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। धारा 30 में किसके बारे में बताया गया है, तो मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में बताया गया है। धारा 34 में क्या बताया गया, तो समान आशय को अग्रसर करने वाले कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। अगर बहुत सारे व्यक्ति मिलकर अगर किसी अपराध को करते हैं तो उनका अगर उद्देश्य सेम है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समान आशय। समान आशय अर्थात धारा 34। अब हम लोग देखेंगे धारा 40। धारा 40 में किसकी
बात की गई तो धारा 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 41 में विशेष विधि अर्थात विशेष नियम जैसे रेलवे अधिनियम, बिजली अधिनियम और ETC के बारे में बताया गया है। धारा 44 में बताया गया है कि क्षति किसे कहते हैं, क्षति कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति क्षति। उसके बाद धारा 45 में बताया गया है आपको जीवन के बारे में बताया गया है कि जीवन क्या है। धारा 46 में बताया गया है मृत्यु के बारे में बताया गया, ये सब की परिभाषा है। 44 में क्षति की परिभाषा, 45 में जीवन की परिभाषा, 46 में मृत्यु की परिभाषा। धारा 51 में शपथ के बारे में बताया गया कि शपथ किसे कहा जाता है। धारा 52 में बताया गया है कि सद्भावना पूर्वक, मैंने जो विस्तारित रूप से वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया कि सद्भावना पूर्वक जो एक शब्द होता है इनकी क्या उपयोगिता होती है। धारा 52 के क में बताया गया संश्रय की परिभाषा कि अगर आप किसी को भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, रहने देते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, या फिर उसे कहीं भागने के लिए या पुलिस से बचाते हैं, तो ये सब को क्या बोलते हैं, संश्रय ही कहा जाता है। धारा 53 में बताया गया है दंड 6 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान समय में 5 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और कारावास के अंतर्गत साधारण कारावास और सश्रम कारावास आते हैं। संपत्ति का समापन, जुर्माना और निर्वासन। याद रखेंगे निर्वासन अब कोई दंड नहीं है। निर्वासन का मतलब एक प्रकार का काला पानी की सज़ा होती थी जिसको अब खत्म कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में कुल 5 प्रकार के दंड है। धारा 54 में बताया गया है कि आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, अगर किसी को आजीवन कारावास मिल गया है तो उसको कम करने का जो नियम बनाया गया है वो धारा 54 में। धारा 63 में बताया गया है जुर्माने की रकम की, अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो आपके जुर्माना की रकम के, जैसे शराब जो लोग पी लेते हैं उसको जुर्माना किस प्रकार से दिया जाता है, इनके विधि के बारे में बताया गया धारा 63 के बारे में। धारा 64 में बताया गया जुर्माना अगर आप नहीं देते हैं तो कारावास का दंडादेश। अगर आप जैसे कोई व्यक्ति, अगर अभी आप लोग जानते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर शराब पी लेता है पहली बार तो उसे 2500 या 5000 रुपये में पहली जुर्माने की रकम देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप जुर्माने की रकम नहीं देते हैं तो आपको कारावास हो जाएगा। धारा 71 में बताया गया है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, अगर आप मान लीजिए कहीं किसी के पहले चोरी करते हैं, फिर मर्डर करते हैं, फिर लूट करते हैं, फिर किसी को धक्का मार देते हैं, तो इन सब अपराधों से मिलकर कोई अपराध बन रहा है तो उसकी दंड की अवधि क्या होगी, इसके बारे में बताया गया धारा 71 के बारे में। धारा 73 में बताया गया एकांत परिरोध। एकांत परिरोध मतलब अगर आपको कोई सज़ा होती है तो आपको एकांत में रखा जाएगा, इसी के बारे में बताया गया है धारा 73 में। तो याद रखिएगा एक बार में अधिकतम कितने दिन तक रख सकते हैं, 14 दिन तक, लेकिन एक माह में 7 दिन तक। तो फिर एक बार में 14 कैसे होगा, मान लीजिए कि ये जनवरी का महीना है, ये फरवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने के लास्ट समय में शुरू किया गया और फरवरी के महीने के शुरुआती समय में, तो ये दोनों मिलाकर अधिकतम कितना हो सकता है, 14 दिन। तो अधिकतम 14 दिन एक बार में, नहीं तो एक माह में 7 ही दिन आप किसी को एकांत परिरोध में रख सकते हैं। धारा 75 के बारे में बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 एवं 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो धारा अध्याय 12 और अध्याय 17 में किसके बारे में बताया गया है, तो संपत्ति मूलक अपराध के बारे में बताया, जैसे लूट, चोरी, ये सब। अगर आप पहली बार अपराध करते हैं, लूट या चोरी करते हैं और दोष सिद्धि हो जाते हैं, आपको 3 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा हो जाती है, और दोबारा आप अपराध करते हैं तो आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 76 में बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास होने के कारण व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, मतलब आपको कोई कानूनी आदेश दिया गया है कि राम को पकड़ने के लिए, लेकिन आप गलती से क्या करते हैं, श्याम को पकड़ लेते हैं, तो तथ्य की भूल। अब हम लोग धारा 76 के विषय में मैंने बताया कि अगर आप कानून के पालन कर रहे हैं, आपको राम को पकड़ना था लेकिन गलती से आपने श्याम को पकड़ लिया, तो यहाँ तथ्य की भूल है, तो इसके कारण आप क्या है, क्षम्य है। धारा 76 में बताया गया कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य, अगर न्यायाधीश कोई कार्य कर रहे हैं उनसे अगर कोई तथ्य की भूल हो जाती है तो वो क्षम्य है। धारा 78 में बताया गया है कि न्यायालय के निर्देश के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय अगर कोई आदेश देती है, माने किसी को फांसी की सजा देती है और जल्लाद उसे फांसी देता है, तो जल्लाद कोई भी अपराध का दोषी नहीं है। धारा 79 में बताया गया है कि विधि द्वारा न्यायानुमुक्त या तथ्य के भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमुक्त होने, यहाँ होने का होगा, होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसे कानून के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई
आदेश नहीं है, फिर अगर वो कोई कार्य कर रहा है और उनसे अगर तथ्य की भूल हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि राम को कोई शेर मारना चाह रहा था और श्याम को बचाना चाह रहा था, लेकिन गोली चलाई और गोली किसे लग गया, शेर को लग गया। तो यहाँ तथ्य सॉरी ये नहीं होगा, मतलब ये होगा यहाँ भी कि कोई आम व्यक्ति अगर राम को पकड़ने गया लेकिन गलती से वो श्याम को ही अगर पकड़ लेता है वो, तो यहाँ भी अगर किसी व्यक्ति से तथ्य की भूल हुई तो वो भी क्या होगी, क्षम्य होगी। 76-79 में अंतर मैंने विशेष रूप से वीडियो में बता दिया गया। 76 में कहा गया है कि कानून के पालन करने वाले कोई व्यक्ति, और 79 में आम व्यक्ति, जो अगर आम व्यक्ति से तथ्य की भूल हो जाती है तो वो भी क्षम्य है। धारा 80 में बताया गया है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, अगर आप कोई, जैसे मान लीजिए आप कुल्हाड़ी चला रहे थे, सावधानीपूर्वक चला रहे थे और कुल्हाड़ी का जो फाल है वो निकल के किसी और को लग गया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप क्षम्य है। तो यही बताया गया धारा 80 में। 81 में बताया गया कि कोई कार्य जिसमें अफानी कार्य करने का संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अफानी के निवारण के लिए किया गया हो। तो इसका भी विस्तार रूप से मैंने वीडियो बना दे रखा है, फिर मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक बस है और ये आगे में टेम्पू है और इधर मान लीजिए कि इधर भी एक बस है। तो अगर ये बड़ा अपराध होने से मान लीजिए ये इस बस की टक्कर अगर इस बस से हो जाती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो एक बड़े अपराध को निवारण के लिए, एक बड़े अफानी के निवारण के लिए अगर आप छोटा अफानी होता है तो इसके लिए भी क्या है, आप क्षम्य है। धारा 82 में कहा गया 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध क्षम्य है। धारा 83 में कहा गया कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य क्या है, क्षम्य है। धारा 84 में बताया गया है विकृचित व्यक्ति का कार्य, अगर कोई पागल व्यक्ति अगर वो कोई अपराध कर देता है तो वो क्या है, क्षम्य है। धारा 85 में बताया गया कि ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय में पहुंचने में असमर्थ है। मान लीजिए राम नाम का कोई व्यक्ति, इसे आपने क्या किया, ज़बरदस्ती शराब पिला दिया या धोखे शराब पिला दिया और राम ने कहीं पर गोली चला दी जिससे किसी की हत्या हो गई, तो ये क्या होगा, क्षम्य होगा। तो वो मतता मतलब होता है नशा। धारा 86 में कहा गया किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय का ज्ञान होना अपेक्षित है, यह अपराध होगा। मान लीजिए राम ने क्या किया, जानबूझ कर शराब पी लिया और किसी की हत्या कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपराध हो जाएगा। अगर आप धोखे में शराब पी लेते हैं और फिर कोई कार्य कर देते हैं जिसके निर्णय के बारे में आप नहीं जानते हैं तो क्षम्य है, धारा 85। लेकिन जानबूझ कर करते हैं तो आप अपराध है, धारा 86। धारा 87 के बारे में कहा गया सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर आपत्ति कार्य करने का आशय न हो और न हो इसकी संभावना का ज्ञान हो। मतलब किसी के सम्मति से अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और उससे इसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए भी क्या है, आप क्षम्य है। धारा 88 में कहा गया किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कार्य करने का आशय नहीं था। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको किसी चीज़ की सम्मति देता है और अगर आपसे गलती हो जाती है और वो उसका नुकसान हो जाता है तो इसके लिए भी क्या है, एक क्षम्य है। धारा 89 कहा गया है कि संरक्षक या उसके सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। मान लीजिए कोई शिशु है और इसकी इलाज कोई डॉक्टर वगैरह कर रहा है, अगर और डॉक्टर को पता है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं किया इसकी मृत्यु हो जा सकती है, तो इनके संरक्षक की सहमति से इनका इलाज किया जाता है। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर इसके लिए क्षम्य है। धारा 92 में कहा गया कि सम्मति होगा, सम्मति यहाँ क्या होगा, सम्मति मतलब सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सावधानीपूर्वक किया गया कार्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर एक्सीडेंट हो गिर गया तो उस समय तो वो सहमति नहीं दे सकता और इसके इलाज के लिए अगर आप इसे अस्पताल ले जाते हैं और वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है तो आप अपराध के लिए क्षम्य है। धारा 93 में कहा गया कि सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना, अगर मान लीजिए किसी को 2 करोड़ की लॉटरी लगी और आप उससे सद्भावनापूर्वक सूचना दे रहे हैं और यह सुनने के बाद उसकी अगर हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह भी अपराध क्या है, क्षम्य है। धारा 94 में कहा गया है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो। मान लीजिए कि बहुत सारे 5 से 10 लुटेरे किसी घर को लूटने जा रहे थे और उसके घर के आगे एक मोटा सा ताला लगा हुआ था और किसी लोहार को बंदूक सटाकर या हथियार सटाकर कहा गया कि अगर ये ताला नहीं तोड़ता इसे जान से मार दिया जाएगा। और इस स्थिति में अगर वो लोहार अगर ताला तोड़ता है तो वो क्या है, कोई अपराध नहीं है, क्षम्य है। धारा 94 में। धारा 95 में बताया गया कि तुच्छ अफानी करने वाले कार्य, अगर आप किसी का फूल वगैरह तोड़ लेते हैं तो इसके लिए क्या है, ये क्षम्य है। धारा 96 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात है कि आपको प्राइवेट
प्रतिरक्षा क्या क्या होती है। 97 में कहा गया है कि शरीर और संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपको अधिकार है। अगर आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाता है या आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 98 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो विकृचित आदि हो। कहने का मतलब ये कोई अगर पागल व्यक्ति आप पर अगर हमला करता है तो आप उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है। धारा 99 में कहा गया है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, अर्थात ये याद रखिएगा ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। मतलब कि जितना बल की आवश्यकता होगी आप उतना ही बल लगाए। अगर कोई चोर आपके कब्जे से भाग रहा है तो आप उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं, और अगर वो हाथ चला रहा तो आप भी हाथ चला सकते हैं, लात चला सकते हैं। अगर वो लाठी मार रहा तो आप भी लाठी मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो भाग रहा और आप गोली चला दिए। तो धारा 99 के अंतर्गत आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 100 में कहा गया कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कैद करने तक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने के लिए आता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी मृत्यु कैद कर सकते हैं। अर्थात शरीर, याद रखिएगा 100 में किसके बारे में कहा गया? शरीर के बारे में। और 101 के बारे में कहा गया कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु से भिन्न अगर कोई अपहानि कारित करने तक का अगर रहता है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना हुआ रहता है। 102 में कहा गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति से आपको झगड़ा हो गया और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तो जब तक आपको मन में यह भय रहेगा कि वो व्यक्ति मुझे जान से मार सकता है, तब से प्रारंभ से लेकर और जब तक आपको ये मन का भाव दूर नहीं होता तब तक आपको ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो प्रारंभ और बना रहेगा। यही बात कहा गया है 102 में। 103 में कहा गया, जैसे 100 में कहा गया था कि शरीर की रक्षा के लिए आप किसी की हत्या कर सकते हैं, तो 103 में कहा गया कि संपत्ति की रक्षा के लिए आप किसी की हत्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका घर जला रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? उसकी मृत्यु कैद कर सकते हैं। 104 में बताया गया कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का हो। मान लीजिए मृत्यु से भिन्न अगर कोई अपहानि आपको करना चाह रहा है संपत्ति के लिए, तो आपका क्या होगा? अपहानि कारित करने का कब तक अधिकार का विस्तार रहेगा। 105 में कहा गया कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारे संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे, ये घर जला देंगे, तो ये कब से कब तक बना रहेगा इसके बारे में बताया गया है। धारा 106 में बताया गया कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। तो यही एक क्विक रिवीजन था, इसे आप लोग देखते रहिए। ये सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग क्विक रिवीजन करके एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइए। इसका PDF मैं बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूँगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।